नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए आज हम हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश राज के अभ्युदय के बारे में। इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। यह टॉपिक आपके पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, और अभी तक जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्लासेस ली गई हैं पीईटी 2022 के लिए, उनका अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये सारे जो कंटेंट यहाँ पे लिखे गए हैं आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले, और जो यूरोपीय कंपनियां आई थी किस क्रम में आई थी ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, सबसे बाद में कौन सी आई थी। तो आपको जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उनका क्रम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, फिर उसके बाद आपके कौन आए? तो पुर्तगालियों के बाद आपके डच कंपनी आई थी, और डच के बाद आपके कौन आए थे? तो डच के बाद आपके अंग्रेज आए थे। डच के बाद आपके अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों के बाद कौन आए थे? तो अंग्रेजों के बाद आपके डेनिश आए थे, और सबसे लास्ट में आपके फ्रांसीसी आए थे। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं, और सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली सबसे पहले आए, और डच फिर उसके बाद में आए। डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए, और सबसे लास्ट में आपके फ्रांसीसी आए थे। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न में हमारा क्या पूछा जा रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी ने अपना व्यापार फैलाया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा, जो कि 1498 में सबसे पहले आया था। तथा ये जो पुर्तगाली थे इन्होंने सबसे पहले व्यापार भी भारत में स्टार्ट किया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वास्को डिगामा जो है भारत में कहाँ पर उतरा था? तो कालीकट के तट पर उतरा था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कालीकट के तट पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 1498 में आया था तथा यह पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने जो है गोवा पर अधिकार किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गोवा पर अधिकार किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद देखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है गोवा पर अधिकार किया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अल्बुकर्क था, और इसके द्वारा जो है 1510 ईस्वी में, वर्ष भी आप याद देखिएगा, 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इस समय गोवा मतलब इस समय जो है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, वह अंग्रेज जिसने जो है सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, आपको उस अंग्रेज का नाम बताना है जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो इसका नाम था सर टॉमस रो, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही है। जो टॉमस रो था यह जहांगीर के दरबार में गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो टॉमस रो जो है, और यह किस वर्ष में गया था जहांगीर के दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में जो टॉमस रो था यह 1615 ईस्वी में गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था। जेम्स प्रथम का यह दूत बनकर आया था, और 1615 ईस्वी में यह जहांगीर के दरबार में गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण जो है मूलतः किसने किया था? तो गोवा, दमन और दीव का जो उपनिवेशीकरण है यह किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? इंपॉर्टेंट है। तो बीजापुर का जो सुल्तान था, आप याद देखिएगा, बीजापुर का जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बीजापुर का जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, इसी के द्वारा जो है अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तथा यह अल्बुकर्क जो है यह 1509 ईस्वी में वायसराय बना था पुर्तगालियों की तरफ से। तो पुर्तगालियों की तरफ से यह जो वायसराय था 1509 ईस्वी में बना था अल्बुकर्क, तथा अल्बुकर्क को ही इसका पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसी को जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही माना जाता है। तथा अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है 1509 में वायसराय बना था और 1510 ईस्वी में गोवा को इसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा, 1498 ईस्वी में जो है समुद्र के रास्ते वास्को डिगामा भारत आया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। और ब्रिटिशों ने जो है भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की जो अनुमति है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो जो ब्रिटिश थे इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए किससे अनुमति मांगी थी? तो आप याद रखिएगा, इन्होंने जो अनुमति है जहांगीर से ली थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जहांगीर से जो है इन्होंने अनुमति मांगी थी सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था इसकी जो समाप्ति है किस संधि से हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, आपके 3 कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे और तीनों जो कर्नाटक के युद्ध थे ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए थे। आप याद रखिएगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो है ये तीनों कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, पहला जो कर्नाटक का युद्ध था फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य कब से कब तक लड़ा गया था? तो 1746 से लेके और 1748 के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, अंग्रेज और किसके मध्य? तो इंग्लैंड के मध्य। तथा प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त होता है? तो यूरोप में यह संधि होती है, यूरोप में यह संधि होती है और संधि का नाम था एक्स ला सैपेल। इस संधि का नाम था एक्स ला सैपेल संधि और इसी के द्वारा जो है प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्त होता है यूरोप में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध था इससे एक और युद्ध जुड़ा हुआ है, सेंट टोमे का युद्ध। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सेंट टोमे के युद्ध के बारे में। तो यह जो सेंट टोमे का युद्ध था यह प्रथम कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ था। फिर इसके बाद आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब होता है? तो आपका सेकेंड वाला जो कर्नाटक का युद्ध था यह 1749 से लेके 1754 तक चलता है आपका तृतीय कर्नाटक द्वितीय वाला कर्नाटक युद्ध। और यह किस संधि से समाप्त होता है? तो दूसरा वाला जो कर्नाटक का युद्ध था यह समाप्त होता है पौंडीचेरी की संधि से। किस संधि से? तो पांडिचेरी की जो संधि थी इसी से जो है आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। और इसके बाद जो तीसरा वाला कर्नाटक का युद्ध था यह जो है किससे समाप्त होता है? तो यह आपका 1763 में समाप्त होता है पेरिस के समझौते से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
तो जो तीनों आपके कर्नाटक के युद्ध हुए थे ये फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य लड़े गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो किसके द्वारा जो है 1707 ईस्वी में जो है फरमान जारी किया गया था? अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए जो फरमान था 1717 ईस्वी में किसने जारी किया था? तो उस समय मुगल सम्राट था फ़र्रुख सियर के द्वारा जो है यह विशेषाधिकार, यह फरमान जारी किया गया था व्यापार करने के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, तो आप इसे याद रखिएगा। मात्र बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने के बदले सभी प्रकार के व्यापारिक शुल्कों से जो है ब्रिटिशों को मुक्त कर दिया गया था इस फरमान के माध्यम से। तो मात्र 3000 रुपये देकर जो है जो आप ब्रिटिश थे वे व्यापार कर सकते थे बंगाल में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो फरमान था फ़र्रुख सियर के द्वारा जारी किया गया था 1717 ईस्वी में, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ब्रिटिश जो अंग्रेज थे इनके साथ जो बेसिन की संधि थी इसमें से किसके द्वारा की गई थी? तो बेसिन की संधि की गई थी बाजीराव द्वितीय के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय ने जो है अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो है रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी इसमें से कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था यह उत्तराधिकारी था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो आप इसे याद रखिएगा। यह कब से कब तक रहता है? तो 1505 से लेके 1509 तक यह गवर्नर जनरल रहता है पुर्तगाली उपनिवेश का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। फिर 1509 में कौन बनता है गवर्नर जनरल? तो 1509 में आपका बनता है अल्बुकर्क। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। 1509 में जो है अल्बुकर्क जो था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वह गवर्नर जनरल बनता है पुर्तगाली उपनिवेश का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और दूसरा था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसके बारे में आप याद रखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था इसी के द्वारा जो है ब्लू वाटर और जो है की जो नीति थी वह अपनाई गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो किसे जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है 100% सही जवाब हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा अल्बुकर्क के द्वारा ही गोवा को छीना गया था 1510 ईस्वी में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? आपको बताना है स्वाली के स्थान पर जो है पुर्तगालियों को किसने हराया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वाली का मतलब स्वाली के स्थान पर किसने हराया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थॉमस बेस्ट ने, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? और जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि किसे दी गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि किसे दी गई थी? तो
हॉकिंस को दी गई थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो हॉकिंस था इसी को जो है खान की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा, तो जहांगीर के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा। जो कैप्टन हॉकिंस था यह 1608 ईस्वी में जो है जहांगीर के दरबार में गया था, आगरा मिलने गया था। जब स्टार्टिंग में आया था तो 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था। तथा जो हॉकिंस था यह पहली बार सूरत पहुंचा, फिर सूरत से वहाँ सूरत के बाद यह मुग़ल बादशाह से मिलने उनके दरबार आगरा में चला गया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो हॉकिंस को ही जो है खान की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा। 1608 ईस्वी में यह आया था तथा जहांगीर से यह कहाँ पर मिला था, तो जहांगीर से यह जो है मिला था आगरा के किले में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। तथा यह किस जहाज़ से भारत आया हुआ, तो कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो इसके जहाज़ का नाम था हेक्टर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या था प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजों के द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ का जो अधिग्रहण था एकदम तत्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध की। तथा जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था यह आपका लड़ा गया था 1746 ईस्वी से लेके 1748 ईस्वी के मध्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह युद्ध समाप्त होता है 1748 ईस्वी में एक्स ला सैपल संधि हुई थी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्स ला सैपल की संधि से जो है यूरोप में यह युद्ध समाप्त होता है। तथा इसी युद्ध से तथा जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध था इसी से जो है सेंट टोमे का युद्ध भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। और भारत में जो है 1662 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। 1662 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की। सॉरी 1662 नहीं होगा, यहाँ पे 1612 होगा। 1612 या 13 होगा, यहाँ पे 13 होगा। तो 1613 में जो है अंग्रेज़ों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी यह कहाँ पर स्थापित की थी। तो 1613 में जो है अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरत में अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इस फैक्ट्री को स्थापित करने का जो फरमान है जहांगीर ने अंग्रेज़ों को दिया था। तो जहांगीर के द्वारा यह फरमान दिया गया था सूरत में फैक्ट्री को स्थापित करने का। तो यह पहली फैक्ट्री थी जो सूरत में स्थापित की गई थी 1613 ईस्वी में। और किसके द्वारा, तो अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, जहांगीर ने इसके लिए फरमान जारी किया था। तथा एक चीज़ और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में अंग्रेज़ों का पहला जो कारखाना था या व्यापारिक कोठी थी या फैक्ट्री थी कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, कहाँ पर, तो मसूलीपट्टनम में जो है अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था। साउथ इंडिया में सबसे पहले जो अंग्रेज़ों की कोठी थी, व्यापारिक कोठी थी, 1611 में मसूलीपट्टनम में जो है स्थापित की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो 1613 में आपकी सूरत में जो है अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री स्थापित की थी तथा इसके लिए जो है फरमान जारी किया गया था जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो है किसने प्रदान की थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार दिए गए थे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी उसका क्या नाम था। यानी कि बंगाल में कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर जो है पुर्तगालियों ने स्थापित की थी वही पूछा जा रहा है। तो हुगली नामक स्थान पर पुर्तगालियों ने जो है बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की थी। तो हुगली आपका राइट आंसर है। और भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है। तो आप याद रखिएगा, भारत में तंबाकू की खेती का श्रेय
इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय, दोनों का श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तम्बाकू के प्रचलन का श्रेय और इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस का भी श्रेय जो है चालू करने का यह पुर्तगालियों को ही जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन था। तो भारतवर्ष में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। आप इसे याद रखिएगा। और रॉबर्ट क्लाइव को जो है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के ही कार्यकाल में ही प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। तथा यह जो प्लासी का युद्ध था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और उस समय अंग्रेजी सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, जिस कारण से जो क्लाइव था उसको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो प्लासी का युद्ध था ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को हुआ था सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य, तथा अंग्रेजों का सेनापति उस समय था रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी गई है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव को। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को मैंने आपको बता दिया है। 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय होती है। और निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था। तो मीर कासिम ने। बंगाल का उस समय नवाब था मीर कासिम, इसी के द्वारा राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। तो मैंने आपको बताया कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी अंग्रेज़ों के शासन को स्थापित करने में। फिर इसके बाद एक और युद्ध होता है जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध सबसे अधिक निर्णायक युद्ध माना जाता है, जो जिसने अंग्रेज़ों के स्थापत्य को पूरी तरह से भारत में स्थापित कर दिया था। तो राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में 3 सेनाओं ने हिस्सा लिया था। एक मुगल सम्राट की सेना, दूसरी बंगाल के नवाब की सेना और तीसरी थी आपके अवध के नवाब की सेना। तो इन तीनों सेनाओं ने मिलकर जो है बक्सर का युद्ध लड़ा था। फिर भी ये तीनों सेनाएं हार गई थी अंग्रेज़ों के सामने। इसी कारण से यह सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है बक्सर का युद्ध, जिसने अंग्रेज़ों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित कर दिया था। तो बक्सर का युद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 22 अक्टूबर 1764 को जो है अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। इसके बाद बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेनापति कौन था। तो हेक्टर मुनरो था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति तो आपका क्लाइव था। फिर बीच में क्लाइव को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया था। फिर बाद में जब यह युद्ध होता है बक्सर के युद्ध, तो अंग्रेजी सेनापति बनता है हेक्टर मुनरो। जब यह युद्ध समाप्त होता है बक्सर के युद्ध जब 1764 में समाप्त होता है, तो 65 में इन तीनों जो तीनों साम्राज्य की जो सेनाएं थी, जैसे बंगाल के नवाब हो गए, अवध के नवाब हो गए और इसके बाद मुगल सम्राट हो गए, इनके साथ एक संधि की गई। तो संधि करने के लिए दोबारा से रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया बुलाया जाता है। तो भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था तथा बंगाल का उस समय गवर्नर वेंसी टाल्ट हुआ करता था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। जब बक्सर का युद्ध लड़ा जा रहा था उसमें मीर जाफर था और बंगाल का गवर्नर उस समय वेंसी टाल्ट हुआ करता था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अंग्रेज़ों के लिए यह सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था
और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को संधि करने के लिए बुलाया जाता है और इन तीनों के साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को की। इस संधि के तहत मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए। तो इसके बारे में आप देखिएगा। तो इलाहाबाद की संधि आपकी 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इसके पश्चात जो है बंगाल में द्वैत शासन चला। द्वैत शासन की जो शुरुआत है बंगाल में क्लाइव के द्वारा ही की गई थी, जो 1765 से लेकर 1772 तक चला बंगाल में द्वैत शासन। फिर बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग आता है तो इसके द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद द्वैत शासन का जनक जो है लियो कार्टिस को माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जो युद्ध आपका हुआ था बक्सर का युद्ध, इसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने हिस्सा लिया था। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। बंगाल का नवाब जो युद्ध कर रहा था वो मीर कासिम था। तो मीर कासिम ने जब बगावत कर दी तो मीर कासिम की जगह अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को उस समय बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो मैंने आपको अभी बताया है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान किए थे। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की ये संधि हुई थी और इसी इलाहाबाद की संधि के तहत ही शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा 12 अगस्त 1765 को। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों ने जो है अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने भी अपना जो है सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत है यह किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया भारत में प्रिंटिंग प्रेस को शुरू करने का जो श्रेय है यह दिया जाता है पुर्तगालियों को। तो इसके बारे में याद देखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो इसके बारे में यहाँ पे 1599 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है गठन किया गया था तथा बाद में जो इंग्लैंड की महारानी थी इन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का अधिकार पत्र दे दिया था ईस्ट कंपनी को। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राज्य के मतलब रॉयल चार्टर जारी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? तो मैंने आपको बताया कि 1599 ईस्वी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो इंग्लैंड की उसमें महारानी थी एलिजाबेथ, इसने जो है एक रॉयल चार्टर जारी किया और इस रॉयल चार्टर के माध्यम से इसने जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रानी एलिजाबेथ ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यह जो अधिकार पत्र था यह 15 वर्षों के लिए दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्माइथ हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत आया था? तो इसके जहाज़ का नाम था हेक्टर। आप इसे याद देखिएगा, हेक्टर नामक जहाज़ से यह भारत आया था और यह जहांगीर से मिलने उनके दरबार आगरा में गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके जहाज़ का नाम था हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने जो है यह अनुमति दी थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जहांगीर ने। कौन इंग्लैंड के सम्राट
इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर गया था। तो अजमेर कौन गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अजमेर गया था आपका सर टॉमस रो। तो इसके बारे में आप देखिएगा, सर टॉमस रो जो है 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर यह गया था मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, सर टॉमस रो। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो आपका हेक्टर जो कैप्टन हॉकिंस था, यह मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा गया हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। टॉमस रो आपका जो था यह मिलने अजमेर गया हुआ था 1615 ईस्वी में जहांगीर से, और जो हॉकिंस था जो 1608 ईस्वी में आया था, यह मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने उनके दरबार आगरा में गया हुआ था। इंटरपोलर्स क्या था? आपसे पूछा जा रहा है इंटरपोलर्स क्या था? तो अनअधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरों को जो है इंटरपोलर्स कहा जाता था उस समय। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनअधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरों को इंटरपोलर्स कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से की थी। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था? तो कौन सा द्वीप जो है दहेज में दिया गया था? तो आप याद देखिएगा, मुंबई को जो है इन्होंने दहेज में दे दिया था। तो आप इसे याद देखिएगा, मुंबई को, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रगेंजा इसका नाम था, तो इसकी जो शादी है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की गई थी 1661 ईस्वी में, तथा चार्ल्स द्वितीय को जो है दहेज के तौर पर यह मुंबई दी गई थी। तो आप इसे याद देखिएगा, मात्र 10 पाउंड का वार्षिक किराया, मतलब इसके बाद जो चार्ल्स द्वितीय था, चार्ल्स द्वितीय ने जो है इस मुंबई को जो है अंग्रेजों को दे दिया मात्र 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। इसके बारे में भी आप याद देखिएगा, आगे चलकर जो इसको दहेज स्वरूप मुंबई मिली थी, फिर इसने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया मात्र 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुंबई इसको दहेज स्वरूप मिली थी। और 1662 ईस्वी में जो है गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो यह कदम किसके द्वारा उठाया गया था? तो यह कदम उठाया गया था अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1662 ईस्वी में जो है यह व्यापारिक अनुमति दी थी अंग्रेजों को। तो इसके बारे में आप देखिएगा, मात्र 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले में इसने जो है यह व्यापारिक जो अधिकार था अंग्रेजों को सौंप दिया था गोलकुंडा में। तो इस शासक का नाम था गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार कौन था? अंग्रेजों को सूतानाती हो गया, कालीकता हो गया और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी खरीदने की जो अनुमति है यह किसने दी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यह जो प्रश्न आपका दिया गया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजीम उस शान। तो आप इसे याद रखिएगा, अजीम उस शान उस समय बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। तो इसी ने जो है यह दिया था अनुमति खरीदने की अंग्रेजों को। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। आगे चलकर यह जो सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर था, आगे चलकर इसको जो है इसी के स्थान पर कोलकाता की स्थापना भी की जाती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अजीम, इसका पूरा नाम है आपका अजीम मुस्सान, इस प्रकार से लिखाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका अजीम मुस्सान, अजीम मुस्सान। तो यह जो अजीम मुस्सान था उस समय बंगाल का तत्कालीन सूबेदार हुआ करता था और इसी ने अनुमति दी थी अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी
को खरीदने की, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह 1698 ईस्वी में यह कदम इसके द्वारा उठाया गया था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आगे चलकर इन तीनों को मिलाकर ही कोलकाता की स्थापना भी की जाती है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो कोलकाता की जो स्थापना है इन तीनों जगहों को ही मिलाकर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो जॉब चारनाक के द्वारा। जॉब चारनाक ने जो है इन तीनों जगहों को मिलाकर जो है कलकत्ता की स्थापना करी थी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? तो यह मुआवजा वसूला गया था औरंगजेब के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, औरंगजेब के द्वारा। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था? तो वह कौन मुगल बादशाह था जिसने आदेश दिया था कि हुगली पर आक्रमण करके जो अंग्रेज उनको हुगली से, बंगाल से बाहर निकाल दिया जाए? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह जो आदेश था यह दिया गया था किसके द्वारा? तो यह आदेश दिया था औरंगजेब ने, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। औरंगजेब के आदेश पर ही 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण किया था मुगल सेना ने और यहाँ से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, औरंगजेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो अंग्रेजों को कौन सा फरमान जारी किया गया था? तो फर्रुखसियर था, उसने जो फरमान जारी किया था उसी को बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, फर्रुखसियर के द्वारा जो फरमान जारी किया गया था, इसी फर्रुखसियर के द्वारा जारी किए गए फरमान को ही जो है बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? इसमें से कौन अंग्रेज था जो जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो रॉल्फ फिच जो था यह जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था, तो ऑप्शन आपका जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉल्फ फिच जो था यह जहांगीर के समय भारत नहीं आया था। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने लिखा कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो अंग्रेजों की कंपनी के बारे में यह कथन किसने कहा था? तो अंग्रेजों के बारे में यह जो कथन है कहा गया था शाइस्ता खां के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। शाइस्ता खां ने कहा था अंग्रेजों की कंपनी के बारे में कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, शाइस्ता खां। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके बाद लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जा रहा था तो उस समय बादशाह कौन था उस समय? तो आप याद रखिएगा, उस समय बादशाह था अकबर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में अकबर का राज उस समय था जिस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके मध्य मतलब क्या हुआ था? वांडीवास के युद्ध में आपसे पूछा जा रहा है। तो वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था? जो ब्रिटिश सेना थी उसने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया था, बुरी तरह से हरा दिया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा वांडीवास के युद्ध से ही जो फ्रांसीसी थे उनका अस्तित्व लगभग भारत से खत्म हो गया, या कुछ ही जगहों पर ये सीमित रह गए थे फ्रांसीसी इस युद्ध में हारने के बाद। तो ब्रिटिश जो थे इन्होंने फ्रेंच को हराया था, यानी कि फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो इसमें से कौन सा भाग जो है आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के हिस्से में रहा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोवा वाला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोवा। चलिए बताइए कि गोवा कब पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त हुआ था? इस वर्ष का आप जवाब दीजिएगा कि गोवा जो है किस वर्ष में पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त हुआ था। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न बन सकते थे इस टॉपिक के, ब्रिटिश राज के अभ्युदय से
उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।